नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 25 नवंबर 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1। बिलासपुर अस्पताल में लेडी डॉक्टर से बहसबाजी, दुर्व्यवहार पर चिकित्सकों ने बंद की ओपीडी सेवाएं। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में सोमवार को एक मरीज द्वारा डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मरीज ने डॉक्टर अनुपमा से बहसबाजी कर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इस घटना के बाद अस्पताल में माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना के विरोध में डॉक्टरों ने तुरंत प्रभाव से ओपीडी सेवाएं बंद कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। डॉक्टरों ने अस्पताल प्रशासन और पुलिस से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद डॉक्टरों का कहना है कि ऐसी घटनाएं स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल उठाती हैं। डॉक्टर अनुपमा ने कहा कि यह हमला न केवल उनके सम्मान बल्कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंता का विषय है। डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के कारण अस्पताल की ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गयी, जिससे बड़ी संख्या में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्पताल के बाहर मरीज और उनके परिजन नाराज दिखे, क्योंकि उन्हें उपचार के लिए इंतजार करना पड़ा। इस मामले पर MSAK सिंह ने कहा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी मरीज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। समाचार नंबर 2। नशे पर पुलिस का करारा प्रहार, चिकन शॉप से पकड़ी 22 बोतल देशी शराब, कार में निकली चरस। जिला पुलिस नूरपुर ने नशे के खिलाफ अभियान और तेज कर दिया है। पुलिस ने राजा का तालाब में एक चिकन की दुकान से 22 बोतल देशी शराब बरामद की है। पुलिस ने शराब को कब्जे में लेकर आरोपी विजय कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है तथा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। SP नूरपुर अशोक रतन ने पुष्टि करते हुए बताया कि शराब माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी ओर पुलिस ने भराल तरताल में नाकाबंदी कर रखी थी कि इस दौरान स्विफ्ट कार की चेकिंग करने पर 430 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने अनिल कुमार, विनय कुमार निवासी मुकेरिया व लवप्रीत निवासी तलवाड़ा के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। SP नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि पुलिस ने भराल में पंजाब नंबर गाड़ी से 430 ग्राम चरस बरामद की है तथा 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया है। आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। समाचार नंबर 3। शिमला पहुंचे कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप, संगठन को लेकर कही यह बात। अखिल भारतीय कोली समाज पंजीकृत राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 10 नवंबर 2024 को कोली समाज भवन न्यू अशोकनगर दिल्ली में चुनाव का आयोजन हुआ। इस त्रिवार्षिक चुनाव में हिमाचल प्रदेश से सोलन निवासी पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस चुनावी प्रक्रिया में भारत देश के 19 प्रदेशों से 45 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अखिल भारतीय कोली समाज के नव नियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व में शिमला संसदीय क्षेत्र से 2 बार सांसद रहे वीरेंद्र कश्यप का रविवार को शिमला आगमन पर कोली समाज के लोगों द्वारा जोरदार स्वागत अभिनंदन किया गया। प्रदेश कोली समाज के शिमला स्थित मुख्यालय कुमार हाउस में पहुंचने पर कोली समाज के प्रदेश अध्यक्ष अमर चंद शलाठ की अगुवाई में राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का बुके और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश कोली समाज राज्य कार्यकारिणी के सदस्य, जिलों के जिलाध्यक्ष, महासचिव और समाज के अन्य गणमान्य व्यक्ति विशेष रूप से उपस्थित रहे। अखिल भारतीय कोली समाज के नव नियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने इस दौरान देश व प्रदेश में कोली समाज को एक सूत्र में बांधने और संगठन को मजबूत करने की बात कही है। इन्होंने बताया कि समाज के लोगों ने इन्हें 3 वर्षों के लिए अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके लिए यह सभी स्वजातीय बंधुओं का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा कोली समाज पूरे भारतवर्ष में बसता है और विभिन्न कार्यों में लगा हुआ है। भारतवर्ष के करीब 20 राज्यों में कोली समाज की राज्य स्तरीय इकाइयां गठित हैं। कोली समाज की विभिन्न उपजातियां होते हुए भी हमने संगठित होकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक खास पहचान बनाई है। कोली समाज संगठन के सभी पूर्व राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्षों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इसे मजबूत किया है।
उन्होंने कहा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इस संगठन के कई बार राष्ट्राध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने भी देश भर में भ्रमण कर कोली समाज संगठन को सशक्त किया है। उन्होंने हमारे समाज से भारत का राष्ट्रपति बनकर एक नई पहचान बनाई है। हिमाचल प्रदेश कोली समाज के पदाधिकारियों ने पूर्व में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं 2 बार सांसद रहे वीरेंद्र कश्यप को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर प्रदेश के समस्त स्वजातीय बंधुओं की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। समाज के लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष से उम्मीद जताई है कि कोली समाज के कमजोर, पीड़ित और शोषितों के हक अधिकार के मुद्दों को देश और प्रदेश सरकार के समक्ष मजबूती से उठाकर लोगों के अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अमरचंद शलाठ ने कहा कि प्रदेश कोली समाज संगठन में शीघ्र ही 1 लाख सदस्यों को जोड़ा जाएगा। जिला, खंड और पंचायत स्तर पर कोली समाज इकाइयों का गठन करके संगठन को मजबूती प्रदान की जाएगी। इन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के हित की लड़ाई एक बैनर तले लड़ी जाएगी। प्रदेश के करीब 23 संगठनों ने इसके लिए एक महापंचायत के गठन का निर्णय लिया है। इस दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उपयोजना कानून बनाने, SC/ST आयोग के कार्यालय को ऊना से शिमला स्थानांतरित करने, नौकरियों में आरक्षण लागू करने, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम को सख्ती से लागू करने जैसे कई विषयों पर चर्चा परिचर्चा हुई। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश कोली समाज के राज्य अध्यक्ष अमरचंद शलाठ, राज्य महासचिव गोपाल झीलटा, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं संरक्षक उत्तम सिंह कश्यप, लायक राम कश्यप, काहन सिंह चौहान, मेहर सिंह चौहान, मीर सुख आनंद, डॉक्टर तनु, प्रभा कुमारी, सीमा, जगदीश सिंह, रमेश पाल, बलबीर चौहान, जीत राम पंवर, राजेश कश्यप और चेत राम चौहान आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे। समाचार नंबर 4। हिमाचल वेदर, आज घने कोहरे का अलर्ट। प्रदेश में लंबे सूखे के बाद अत्याधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने बीते 24 घंटे के दौरान कोकसर और कुकुसमेरी में बर्फबारी की पुष्टि की है, जबकि कुकुसमेरी में बारिश भी दर्ज की गई है। कोकसर में 1.4 सेंटीमीटर और कुकुसमेरी में 0.5 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। ताज़ा बर्फबारी के बाद प्रदेश के तापमान में भी बदलाव देखने को मिला है। इसके अलावा मनाली, सोलंग नाला और भरमौर में भी हल्की बर्फबारी हुई है। ताबो में सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है। यहाँ तापमान -8.2 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है। ताबो में पानी जमने की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने 200 मीटर विजिबिलिटी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 28 नवंबर तक कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना खिसक कर 30 नवंबर को चली गई है। मौसम विभाग ने 30 नवंबर को लाहौल स्पीति, चंबा, कंगड़ा, कुल्लू और किन्नौर के अलग अलग स्थानों में बर्फबारी के साथ बारिश होने की आशंका जताई है। सूखे निकले नवंबर के 3 हफ्ते। नवंबर महीने के 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन ज्यादातर हिस्सों में अभी तक सूखे का माहौल बना हुआ है। प्रदेश में लाहौल स्पीति के अलावा कहीं भी बारिश नहीं हुई है। समाचार नंबर 5। HRTC न्यूज। HRTC ड्राइवर कंडक्टर कर रहे क्लर्क का काम। जिस काम के लिए कर्मचारी की भर्ती हुई उससे वही काम करवाने के मामले में HRTC प्रबंधन अब तक कोई निर्णय नहीं ले पाया है। सूत्रों के अनुसार फील्ड से उसके पास पूरा डाटा आ गया है कि कितने कर्मचारी कौन सी श्रेणी के दफ्तरों में काम कर रहे हैं तो और कितने फील्ड में हैं। पिछले दिनों यह घोषणा की गई थी कि दफ्तरों से कर्मचारियों को फील्ड में लगाया जाएगा, परंतु इस पर कुछ भी नहीं हो पाया है। सूत्रों के अनुसार मंगलवार को निदेशक मंडल की जो बैठक होने जा रही है उसमें इस मामले पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि प्रबंधन ने इसकी पूरी जानकारी जुटा ली है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस संबंध में निर्देश दिए थे। सूत्रों की माने तो यदि दफ्तरों से कर्मचारियों को फील्ड में उतार दिया जाता है तो दफ्तरों का कामकाज प्रभावित हो जाएगा। इन पदों के लिए HRTC नई भर्तियां भी नहीं कर सकता, क्योंकि पहले से उसके पास काफी संख्या में कर्मचारी हैं। अब फील्ड का काम भी उनसे लेना पड़ता है, दफ्तरों का काम भी वही कर रहे हैं। ऐसे में यह मामला कहीं न कहीं अटका हुआ ही दिख रहा है। वैसे HRTC की कर्मचारी यूनियनों ने भी इस बात का समर्थन जरूर किया है, लेकिन उनका भी कहना यही है कि यदि दफ्तरों में इन वर्गों से काम नहीं लिया जाएगा तो वहाँ का काम कौन करेगा। ऐसे में निगम प्रबंधन इस मामले में कैसे बड़ा फैसला ले सकता है। इन दिनों निगम ने अपने ड्राइवर व कंडक्टरों को टिकट खिड़कियों के अलावा NCPC कोड बनाने में भी लगाया है। इसके अलावा दफ्तरों में क्लर्की का काम भी कई ड्राइवर व कंडक्टर ही कर रहे हैं।
ऐसे करीब 500 से ज्यादा कर्मचारी हैं, जो कि दफ्तरों, टिकट खिड़कियों व पेट्रोल पंपों पर काम कर रहे हैं। ऐसे में निदेशक मंडल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। प्रबंधन ने जुटाए आंकड़े। अब निगम प्रबंधन ने आंकड़ा तो जुटा लिया है और पूरी जानकारी उसे मिल चुकी है, मगर इसे लागू करने में कई तरह की अड़चनें हैं, जिस पर चर्चा करने के बाद देखा जाएगा कि इसे लागू करना है या फिर ऐसी ही व्यवस्था को चलाया जाना है। कई कर्मचारी बस अड्डों के संचालन में लगे हुए हैं। समाचार नंबर 6। फीस के पैसे डकारने वाला गिरफ्तार, कॉलेज में जमा नहीं करवाए 6 लाख रुपए। एक महिला द्वारा मर्चेंट नेवी इंस्टीट्यूट में कोर्स के लिए फीस मांगकर करीब 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले मामले में सोलन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को धर्मपुर पुलिस थाना की टीम ने शनिवार को अंबाला से हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस मामले में कार्रवाई अमल में ला रही है। पुलिस की जानकारी के अनुसार बीते 15 नवंबर को एक महिला शिकायतकर्ता ने थाना धर्मपुर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि इनके बेटे देवेश दत्ता ने जुलाई 2024 में इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जिसके उपरांत इनके बेटे को 8 जुलाई को सीफर एजुकेशनल ट्रस्ट लाजपत नगर नई दिल्ली के अधीन सीफर मैरिटाइम एकेडमी से इंटरव्यू के लिए एक ईमेल प्राप्त हुई। इंटरव्यू के उपरांत इनके बेटे को VLS इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम चेन्नई में प्रशिक्षण के लिए सीट आवंटित की गई। इनके बेटे देवेश ने वहां पर एडमिशन लिया। इसी दौरान उक्त अकादमी के निदेशक सिद्धार्थ ने इनसे बेटे के कोर्स प्रशिक्षण के लिए 3,50,000 रुपए अग्रिम फीस के तौर पर मांगे, जो इन्होंने उसे अदा कर दिए। सिद्धार्थ के कहने पर इन्होंने फीस व अन्य खर्च के तौर पर कुल 6,52,500 रुपए उसको दे दिए। लेकिन 2 माह के पश्चात ही कॉलेज प्रबंधन ने इनके बेटे से उसकी फीस प्राप्त न होने तथा फीस अदा करने की बात कही, जिस पर इन्होंने सिद्धार्थ से फोन पर संपर्क किया तो सिद्धार्थ ने सिर्फ 50,000 रुपए ही कॉलेज प्रबंधन को अदा किए, जबकि बकाया फीस अदा नहीं की। उसके बाद सिद्धार्थ ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। पुलिस थाना धर्मपुर की टीम द्वारा शनिवार को धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी सिद्धार्थ निवासी अंबाला हरियाणा उम्र 30 साल को अंबाला से गिरफ्तार किया है। SP सोलन गौरव सिंह ने बताया कि आरोपी को अदालत ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। आरोपी के पूर्व रिकॉर्ड की खंगाला जा रहा है और मामले में जांच जारी है। समाचार नंबर 7। CM सुक्खू का विपक्ष पर सियासी प्रहार, सिर्फ सराज के विकास में उलझी रही भाजपा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी के विकास को लेकर भाजपा पर करारा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार के समय मंडी के विकास के नाम पर पूरा बजट सराज में खर्च करने की बात कही है, जबकि अन्य विधानसभा क्षेत्रों से सौतेले व्यवहार के आरोप उन्होंने लगाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकार मंडी के विकास को लेकर कदम उठाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में मंडी जिला के वरिष्ठ नेताओं के साथ विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल नेरचौक में प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगी। इस अस्पताल में जल्द ही MRI मशीन स्थापित की जाएगी, ताकि यहां आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी राजकीय डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण चरणबद्ध तरीके से कर रही है और मंडी जिला में इन स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी जिला के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और राज्य सरकार की सभी विकासात्मक योजनाओं का लाभ जिला के लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं कार्यान्वित कर रही है और मंडी जिला के नेता इन योजनाओं को लोगों के बीच ले जाएंगे। बैठक में विधायक चंद्रशेखर, पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह एवं प्रकाश चौधरी, APMC मंडी के अध्यक्ष संजीव गुलेरिया, पूर्व विधायक सोहन सिंह ठाकुर, कांग्रेस नेता चंपा ठाकुर, लाल सिंह कौशल, नरेश चौहान, पवन ठाकुर, एडवोकेट जीवन ठाकुर, चेत राम ठाकुर और महेश राज उपस्थित थे। जनता को सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और विद्युत बोर्ड के अलग अलग मंडल बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विधवाओं के बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने के लिए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है और सभी नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ऐसी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।
बैठक में सभी नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र की प्राथमिकताएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी और उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के बजट में इन्हें शामिल करने का आग्रह किया। नेता को सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं। समाचार नंबर 8। हिमाचल सरकार का कमाऊपूत बनने लगा पावर कारपोरेशन, उज्जवल भविष्य की जगी आस। हिमाचल प्रदेश का पावर कारपोरेशन सरकार के लिए कमाऊपूत साबित होने लगा है। जिस तरह से हिमाचल में एक परियोजना से सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी कंपनी बन चुकी है, वैसे ही आने वाले समय में हिमाचल पावर कारपोरेशन भी ऊंचाइयां छुएगा, यह तय है। पावर कारपोरेशन को सरकार ने जो प्रोजेक्ट मिले हैं उसमें यदि एक दो परियोजना को छोड़ दे तो शेष परियोजनाओं पर लगातार वह आगे बढ़ रहा है। इसमें एक शोंगटोंग परियोजना अभी सिरदर्द बनी हुई है, जिसको बनाने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इससे पहले सावड़ा कुडू में भी ऐसी ही दिक्कतें थी, मगर अब वह बन चुका है। कुछ और बड़ी परियोजनाएं पावर कारपोरेशन को सरकार ने दी है, जिसमें श्री रेणुकाजी डैम परियोजना है, जिस पर सालों से काम नहीं बढ़ पा रहा है। इसमें भी लंबा समय लग गया है, जिसकी कई तरह की दिक्कतें हैं। मगर यहाँ पर अब सरकार ने पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट भी पावर कारपोरेशन को सौंप दिया है, जिससे उसे राहत मिलेगी। इसी तरह से थाना प्लॉन में भी एक पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट उसे सौंपा गया है। पावर कारपोरेशन की अब तक की कमाई की बात करें तो उसके 3-4 प्रोजेक्टों में करोड़ों रुपए की कमाई शुरू हो गई है। काशन परियोजना से अब तक 335 करोड़ रुपए की इनकम हो चुकी है। यह प्रोजेक्ट वर्ष 2017 से शुरू हुआ था, जिसकी क्षमता 65 मेगावाट की है। सेंच परियोजना से 1050 करोड़ की बिजली का व्यापार अब तक हो चुका है। यह वर्ष 2016 से चल रहा है, जिसकी क्षमता 100 मेगावाट की है। सावड़ा कुड्डू में भी उत्पादन हो रहा है, जहां से अब तक 485 करोड़ की बिजली का व्यापार हो चुका है। यह वर्ष 2021 में बनकर उत्पादन में आया था, जहां से 111 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इसके साथ एक सोलर परियोजना श्री नैनादेवी विधानसभा क्षेत्र के बैराडोल में बनाया गया है, जहां से भी इनकम हो रही है। यहां से अब तक 21 करोड़ रुपए की राशि कमाई जा चुकी है। भविष्य की तस्वीर देख रहे सीएम सुखू सोलर के साथ पंप स्टोरेज प्रोजेक्टों में भी इस कारपोरेशन को आगे बढ़ाने की सोची जा रही है। मुख्यमंत्री सुखू इस कारपोरेशन के जरिए ऊर्जा क्षेत्र में हिमाचल की नई तस्वीर देख रहे हैं। खुद सीएम इसके प्रोजेक्टों को लेकर नजर रख रहे हैं और समय समय पर इनकी समीक्षा करके सरकार की तरफ से मदद की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ बड़े फैसला इससे पहले मुख्यमंत्री ने इस कारपोरेशन के लिए लिए हैं, जिनसे भविष्य में हिमाचल के लिए यह कारपोरेशन फलदायी साबित होगा। वर्तमान सरकार में इसे पूरा सहयोग दिया जा रहा है। मैदानों में सोलर प्रोजेक्ट की तैयारी। अभी 7 परियोजनाएं मैदानी क्षेत्रों में सोलर की तैयार की जानी है, जिसके लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। यह प्रोजेक्ट ऊना जिला के अलग अलग क्षेत्रों में है, तो वहीं नालागढ़ में भी संभावनाएं देखी गई हैं। इससे पहले ऊना में एक प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है और एक पर काम किया जा रहा है। साथ ही हमीरपुर व कांगड़ा जिला में भी सोलर उत्पादन की संभावनाओं पर काम चल रहा है। वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर बनेगा हिमाचल। सरकार की सोच है कि हिमाचल को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर बनाना है और उस दिशा में ऊर्जा क्षेत्र का इस तरह से विस्तार भी सीएम की बड़ी सोच है। इसमें पावर कारपोरेशन कितना साथ देगा यह भविष्य बताएगा, जिसके लिए तेजी के साथ प्रयास चल रहे हैं। काशंग चरण 2 और शोंगटोंग परियोजना इसमें मददगार साबित होगी। समाचार नंबर 9। हिमाचल न्यूज। चंबा के सुरंगानी में भीषण अग्निकांड, 9 क्वार्टर राख, 20 लाख रुपए का नुकसान। बैरासियुल पावर स्टेशन सुरंगानी की आवासीय कॉलोनी में शनिवार रात भीषण अग्निकांड में 9 क्वार्टर जलकर राख हो गए। इस घटना में कॉलोनी से सटे मकान को भी आंशिक नुकसान हुआ है। इस घटना में कुल 9 परिवार प्रभावित हुए हैं। प्रभावितों में 6 बैरासियुल पावर स्टेशन सुरंगानी की निजी सिक्योरिटी के परिवार और 3 निजी लोग शामिल हैं। आग की इस घटना में करीब 20 लाख रुपए के नुकसान का आकलन लगाया गया है। प्रथम दृष्टया आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट आंका गया है। प्रशासन की ओर से कार्यवाहक तहसीलदार सलूनी भूपेंद्र कश्यप ने आग की इस घटना में प्रभावित 2 परिवारों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की है। इसके साथ ही अग्निकांड प्रभावित परिवारों को बैरासियुल पावर स्टेशन सुरंगानी के फील्ड हॉस्टल में आवासीय सुविधा मुहैया करवाई गई है। शनिवार देर रात बैरासियुल पावर स्टेशन सुरंगानी की आवासीय कॉलोनी के क्वार्टर से अचानक आग की लपटें उठनी आरंभ हो गई। देखते ही देखते आग ने 7 सटे क्वार्टरों को भी चपेट में ले लिया।
राहत व बचाव के दौरान क्वार्टर के अंदर गैस सिलेंडर फटने से आग और बेकाबू हो गई। दमकल विभाग ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, मगर तब तक क्वार्टरों के अंदर पड़ा सामान पूरी तरह जल चुका था। अग्निकांड प्रभावितों में अनिता कुमारी पत्नी विजय कुमार व किशोर कुमार पुत्र चुनी लाल दोनों वासी गांव कुठार और अरुण कुमार के अलावा सिक्योरिटी कर्मचारी संदीप कुमार, जन्म सिंह, जीवन सिंह, सुरजीत सिंह, रविंद्र सिंह व घुंघर राम शामिल हैं। इस घटना में माधोर राम वासी गांव सुरंगानी के मकान को आंशिक नुकसान पहुंचा है। रविवार सवेरे कार्यवाहक तहसीलदार सलूनी भूपेंद्र कश्यप ने टीम संग सुरंगानी पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने के साथ ही प्रभावितों से बातचीत की। उन्होंने हल्का पटवारी को आग से हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश जारी किए। कार्यवाहक तहसीलदार सलूनी भूपेंद्र कश्यप ने बताया कि अग्निकांड प्रभावितों को बैरासियुल पावर स्टेशन सुरंगानी में ठहराया गया है। इसके साथ ही डीएवी स्कूल सुरंगानी के प्रिंसिपल की ओर से अग्निकांड में वर्दियां, पुस्तकें व कापियां खोने वाले बच्चों के लिए व्यवस्था करने की बात कही गई है। समाचार नंबर 10। पहले सड़क की जांच करें, फिर गाड़ी लेकर निकलें। प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वाले पर्यटकों और यात्रियों के लिए ट्रैफिक, टूरिस्ट और रेलवे पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। सर्दियों के मौसम के आगमन के साथ हिमाचल प्रदेश पुलिस सभी पर्यटकों, यात्रियों और दैनिक यात्रियों से आग्रह करती है कि वे राज्य के जनजातीय क्षेत्रों, बर्फबारी वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों की यात्रा की योजना बनाते समय अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। आगामी सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए एक सुरक्षित और आनंददायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। एएसपी ट्रैफिक, टूरिस्ट और रेलवे पुलिस ने कहा कि अपने वाहन को सर्दी के लिए तैयार करें, जैसे कि एंटी स्किड टायर, स्नो चेन और ठीक से काम कर रहे ब्रेक लगवाएं। इसके अलावा बैटरी की स्थिति, जिसमें ईंधन स्तर और कूलेंट सिस्टम की जांच करें, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में खराबी से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त टायर, जैक और आपातकालीन उपकरण अपने साथ रखें। एएसपी नरवीर राठौर ने कहा कि सर्दी के मौसम में यात्रा करने के लिए गर्म कपड़े, कंबल, भोजन, पीने का पानी और प्राथमिक चिकित्सा किट साथ लेकर चलें। अतिरिक्त बैटरियों के साथ टॉर्च और पूरी तरह चार्ज मोबाइल फोन तथा पावर बैंक अपने पास रखें। नियमित रूप से सरकारी या पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट्स पर मौसम पूर्वानुमान और सड़क की स्थिति की जांच करें। भारी बर्फबारी या प्रतिकूल मौसम में यात्रा करने से बचें। बर्फीली सड़कों पर फिसलन से हादसे का डर। बर्फ से ढकी सड़कों पर वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। अन्य वाहनों से दूरी बनाए रखें और अचानक ब्रेक या तेज गति न करें। ढलान पर गाड़ी चलाते समय लो गियर का उपयोग करें, ताकि स्किडिंग से बचा जा सके। सुनिश्चित करें कि प्रतिबंधित या जनजातीय क्षेत्रों के लिए आवश्यक परमिट आपके पास है। वैध पहचान पत्र और वाहन के दस्तावेज साथ रखें। पर्यावरण का सम्मान करें, कचरा न फैलाएं। स्थानीय अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। आवश्यकता पड़े पर प्रमाणित गाइड या ऐसे ड्राइवर को साथ लें जो इलाके से परिचित हो। प्रतिबंधित मार्गों पर न जाएं, क्योंकि वे खतरनाक हो सकते हैं। आपातकालीन संपर्क नंबर 112 हमेशा अपने पास रखें। विशेष रूप से सीमित आवास विकल्प वाले क्षेत्रों में अंतिम समय की असुविधा से बचने के लिए पहले से बुकिंग की पुष्टि कर लें। एएसपी नरवीर राठौर ने कहा कि पर्यावरण का सम्मान करें और कचरा न फैलाएं। समाचार नंबर 11। प्रदेश के सरकारी क्षेत्र में 1327 को रोजगार। हिमाचल प्रदेश में श्रम प्रधान उद्योग हैं और श्रमिकों के कल्याण, प्रबंधन और कौशल विकास पर ध्यान देना तथा उन्हें कार्य क्षेत्र में सुरक्षित परिस्थितियां प्रदान करना बेहद महत्वपूर्ण है। प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए पूर्णतः संकल्पित है। कामगारों व उनके परिजनों को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में अनुसूचित रोजगारों में काम करने वाले अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में 350 रुपए प्रतिदिन अथवा 10,500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 375 रुपए प्रतिदिन अथवा 11,250 रुपए प्रतिमाह किया। इस वर्ष न्यूनतम मजदूरी पुनः बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन अथवा 12,000 रुपए प्रतिमाह किया गया है। इस प्रकार राज्य सरकार ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में न्यूनतम मजदूरी में 50 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी की है। कौशल विकास भत्ता योजना के तहत गत 2 वर्षों में 75,485 श्रमिकों को इस योजना के दायरे में लाया गया है और पात्र आवेदकों को 89.02 करोड़ रुपए कौशल विकास भत्ता वितरित किया गया है।
इसी प्रकार गत 2 वर्षों में 23,186 श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता योजना के दायरे में लाया गया और योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को 44.54 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया गया है। वहीं औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना के अंतर्गत गत 2 वर्षों में 72 लाख भत्ता प्रदान किया गया है और 269 नए पात्र आवेदकों को योजना के दायरे में लाया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार मेलों एवं कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के नवीन अवसर दिए जा रहे हैं। जनवरी 2023 से अब तक श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा 8 रोजगार मेलों और 771 कैंपस साक्षात्कार किए गए और इनके माध्यम से 13,637 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला है। जनवरी 2023 से अब तक 1,327 आवेदकों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार प्रदान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा 1 अगस्त 2023 से रोजगार कार्यालयों में पूर्णतः ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा आरंभ की गई है। रोजगार कार्यालयों में EMIS पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को पूर्णतः ऑनलाइन पंजीकरण के नवीकरण की सुविधा उपलब्ध है। श्रमिकों परिवार के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों और उनके परिवार वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। यह सहायता विवाह, मातृत्व व पितृत्व सुविधा, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, पेंशन, बेटी जन्म उपहार, मुख्यमंत्री आवास योजना, मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए सहायता, अंतिम संस्कार व मृत्यु सहायता आदि योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।